हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। और बात करें इसकी स्टोरी की तो थोड़ा कल्टीवेशन से हट के ये साइंस फिक्शन और सुपर नेचुरल पावर्स की मिली भगत है। अभी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी आम तरह की जिंदगी चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या होता है ये हम आगे कहानी में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आती हो तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर नहीं जाना। तो अब कहानी की शुरुआत होते यार हमें एक अर्बन इलाका दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन लीड को कोई बंदा मार रहा होता है। इस लड़के का नाम होयांग है, जिसे एक बंदा बुरी तरीके से मार रहा होता है, ये कहते हुए कि लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था, और तुम्हारे दोस्त जिनको हमने आधे घंटे तक टॉर्चर किया तुम्हारा पता बताने के लिए, और जब उसने मना कर दिया तो हमने उसे मार डाला। तो तुम्हारी फ्रेंडशिप की तो दाग देनी पड़ेगी, जो कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारी खातिर अपनी जान दे दी। लेकिन ये चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब आगे वो बंदा हुयांग को पैरों से कुचलने लगता है, और अब अचानक से एकाएक हम देखते हैं कि हुयांग की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो ट्रांसफॉर्म होकर मंकी किंग में बदल जाता है। अब उसकी एनर्जी की ऑरा इतनी ज्यादा रिलीज हो जाती है कि वो उस बंदे को नहीं छोड़ता और अंधाधुंध उसे मारने लगता है, जिससे वो बंदा भी आधा चूहा और फॉक्स की हाइब्रिड स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे हम उन दोनों के बीच आइकॉनिक फाइट को होता हुआ देखते हैं। अब यहाँ हम व्यूवर्स को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये दोनों आखिर किस वजह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जिससे अब कहानी हमें पास्ट की दिखाई जाती है जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी। अब हमें एक वॉइस ओवर के जरिए हुयांग यहाँ बताता है कि उसकी जिंदगी काफी स्मूथ चल रही होती है जब तक एक लाल बालों वाली लड़की ने उसकी जिंदगी में दखल नहीं दिया था। वो एक अच्छे से केमिकल प्लांट में सेल्समैन की नौकरी करता है, और ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जब एक दिन वो अपने बॉस की डिनर पार्टी में था। यहाँ पर हम उसी लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि उस पर नजर रख रही होती है और किसी को कॉल पे बताती है कि उसने टारगेट को फोन कर लिया है और आज किसी भी हाल में वो उसकी शक्तियों को जगा करके ही रहेगी। अब अगले सीन में हम हुयांग को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आता है। यहाँ पे वही लड़की उसका इंतजार कर रही होती है, जिसे देख के हुयांग एकदम चौंक जाता है कि 13 फ्लोर की फ्लाइट पे ये लड़की अचानक से खिड़की से मेरे कमरे में कैसे आ गई। उस लड़की के अंदर हम साइकिक पावर को देखते हैं जो हुयांग को उठा के नीचे गिरा देती है, और वो उसे बताती है कि वो उसे बहुत टाइम से ढूंढ रही है। जिसपे हुयांग उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो, और उसे अपनी तरफ आता देख कई सारी चीजों को उसकी तरफ फेंकने लगता है, लेकिन वो लड़की अपनी साइकिक पावर से उन सभी चीजों को हवा में रोक लेती है। और अब आगे वो लड़की उसे बताती है कि तुम काफी वीक हो और मुझे नहीं लगता कि तुम भी हमारे जैसे एक नाइट ट्रैवलर हो सकते हो। अब ये नाइट ट्रैवलर क्या होता है इसके बारे में हुयांग पूछने लगता है, जिस पर लड़की बताने लगती है कि नाइट ट्रैवलर या एक्सप्लोरर्स इस अर्थ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज हैं, जिनके अंदर जेनेटिक इवोल्यूशन हो चुका है, और तुम भी हमारे जैसे एक नाइट ट्रैवलर ही हो। अब यहाँ हुयांग को वो क्या कह रही है ये समझ में नहीं आता, जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब आगे वो लड़की अपने ब्लड को निकालती है और एक तरह का रिचुअल वहाँ परफॉर्म करने लगती है, जिसमें वो हुयांग के हाथों को जकड़ लेती है और अपने ब्लड वेन्स को एक्टिवेट करके उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिससे हुयांग को काफी पेन होने लगता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। जिसपे हुयांग के ये पूछने पर कि क्या तुमने मुझे किसी तरह का जहर दिया है, वो लड़की उसे बताती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी सोल को इनलाइटमेंट किया है, और ये एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है और कुछ ही दिनों में तुम्हें इसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। अब आगे हुयांग वहाँ पे बेहोश हो जाता है और वो लड़की ये कहते हुए कि आज तक उसने इतनी पावरफुल स्पिरिट को नहीं देखा है और ये उनकी स्पीसीज में सबसे ज्यादा पावरफुल है। आगे वो वहाँ से चली जाती है। और अब आगे हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हुयांग उठता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ एक सपना था। अब आगे इन सभी बातों को वो इग्नोर करते हुए अपनी डेली रूटीन फॉलो करने लगता है और अपने ऑफिस की तरफ निकलने लगता है। अब रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो पूरी तरह से अपने वीडियो गेम में इन्वॉल्व था, और वो बिना जाने की ट्रैफिक लाइट रेड है वो रास्ता क्रॉस करने लगता है कि तभी एक गाड़ी उसे हिट करने वाली होती है कि तभी हुयांग की एकाएक शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है और वो उस चलती हुई ट्रक को अपने हाथों से रोक लेता है। अब यहाँ उसकी पावर्स को देख के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और उससे डरने लगते हैं, मानो को वो एक एलियन हो। इस बात से घबराते हुए हुयांग भी वहाँ से जल्दी से दौड़ के भाग जाता है और एक गली में आके सोचने लगता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके पास कोई इसी तरह की सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं। इस बात का टेस्ट करने के लिए वो एक खंबे पे जोरदार पंच मारता है, लेकिन उससे उसका हाथ ही टूट जाता है और उसे काफी पेन होने लगता है कि तभी हम एक मोटी सी बिल्ली को देखते हैं जो कि अचानक से नीचे गिरने वाली होती है कि फिर से एकाएक यहाँ हुयांग की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और वो उस बिल्ली को बचा लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की अभी हुयांग पे नजर रख रही होती है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और वो वहाँ से चल पड़ती है कि अब अचानक से उसका रास्ता एक डिमोनिक गर्ल रोकती है।
अब वो लाल बालों वाली लड़की उससे उसका परिचय मांगती है, जिस पे वो डिमोनिक गर्ल कहती है कि ये मैं नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे पावर्स के मुकाबले में तुम्हारी दादी हूँ। जिस पे वो लाल बालों वाली लड़की उससे कहती है कि तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें हुआ फैमिली के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आगे वो सोचती है कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा है, इसलिए वो इसका सामना नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन वो डिमोनिक गर्ल जिसका नाम दासमा है, वो अपने टेंटिकल से उसे रोक लेती है, जिसपे वो लड़की अपने डैगर से उसके टेंटिकल्स को ही काट देती है। लेकिन हम देखते हैं कि दासमा के टेंटिकल्स फिर से ग्रो हो जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच एक मार्शल फाइट शुरू हो जाती है, जिसके एक एक मूव्स कमाल के लग रहे होते हैं और ये दोनों लड़कियां अपने अपने स्पेयर से यहाँ पे फाइट करने लगती हैं। आगे दासमा उससे कहती है कि हुआ फैमिली हमेशा से हमारे अगेंस्ट रही है और उसने मेरे कई ब्रदर्स को मारा है, इसलिए मैंने तुम्हें मार करके अपना रिवेंज लेने का सोचा है। जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कई तरह के अलग अलग सेक्ट है और वो लाल बालों वाली हुआ फैमिली के ही सेक्ट से बिलोंग करती है। अब इन दोनों में से अच्छा कौन है और बुरा कौन है, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब यहाँ पे इनकी फाइट काफी आइकॉनिक लेवल पे पहुंच जाती है, जहाँ पे हम दासमा को देखते हैं जो कि अपने सारी टेंटिकल्स से रिलीज कर लेती है और वो उनसे जैसे ही उस लड़की पे अटैक करने वाली होती है, वो तुरंत ही एक शील्ड क्रिएट करती है, जिससे वो उसके अटैक से बच जाती है। कि तभी दासमा को दो बंदे बुलाने आते हैं जो उससे कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर ज़ांग का पता लगा लिया है और वो जल्द ही उनके पास जा करके उस रेयर सी चीज को ले आए। अब ये सुनते ही दासमा उनके साथ चली जाती है। अब आगे यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से होयांग को दिखाया जाता है, जिसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। कि अचानक उसे उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताता है कि प्रमोशन मिलने की खुशी में वो उसे एक ट्रीट दे रहा है। आगे वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ वो उसे पूछता है कि क्या तुम सुपर नेचुरल पावर्स पे बिलीव करते हो, जिसपे उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम लगता है ज्यादा मूवीज देख रहे हो, मूवीज को देखना बंद करो और अपने जॉब पे कंसंट्रेट करो। आगे उसका फ्रेंड उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि तुम जैसे चाहो इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि हुआंग की यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उसका फ्रेंड उसकी मदद कर रहा होता है। यहाँ हुआंग इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है और आगे उसके दोस्त के बॉस का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि हुआंग से मिलने के लिए एक आदमी उसकी टेबल पे आता है, जो एक पोटली देते हुए उसे बताता है कि वो एक फॉर्च्यून टेलर है और वो हुआंग को देख के बता सकता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है और आगे वो लाइफ में उसके साथ कुछ भी ऐसा घटे तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। जहाँ पे हुआंग उस पोटली को खोल के देखता है तो उसे एक छोटी सी हड्डी मिलती है और उसके साथ ही एक विजिटिंग कार्ड होता है। हुआंग इन्हें देख करके डिस्गस्टिंग सा फेस बनाता है और फिर उस आदमी से ये कहने वाला होता है कि ये बेकार सी चीजें मुझे क्यों दे रहे हो। कि तभी हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हुआंग वापस से अपने फ्लैट में आता है, जहाँ वो ये सोच ही रहा होता है कि पिछले 2 दिनों में उसके साथ काफी स्ट्रेंज चीजें हुई हैं। कि एकाएक उसकी बॉडी आग की तरह तपने लगती है और वो तुरंत ही अपने आप को ठंडा करने के लिए बाथटब की तरफ दौड़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एकाएक उस पोटली में रखी हुई वो छोटी सी हड्डी हुआंग के बॉडी के अंदर चली जाती है। अब ये हड्डी उसके पिछवाड़े से अंदर जाती है, जिसके कारण उसे काफी पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उठता है तो वो एक विचित्र सी चीज देखकर के हैरान रह जाता है। उसके बॉडी में एक छोटी सी पूंछ ग्रो हो चुकी थी। यहाँ वो सोचता है कि अगर वो डॉक्टर के पास इसे दिखाने जाएगा तो वो तुरंत ही सभी लोग इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। कि तभी उसे उस आदमी का दिया हुआ कार्ड याद आता है और वो उसके पते पे जाने के लिए डिसाइड करता है। जहाँ पे पहुँचते ही एक छोटा लड़का उसके लिए दरवाजा खोलता है और वो उसे कहता है कि जीमा ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। आगे वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देखता है कि उसका नाम बिल होंग है और वो पिछले 3 जनरेशन से इस रेंजर लीग का मैनेजर है। जिस पे हुआंग उसे कहता है कि बच्चे मुझे बेवकूफ मत बना। तो कहता है कि तू 3 जनरेशन से ये सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन तू अभी भी बच्चा ही है। जिसपे बिल होंग उसे कहता है कि बच्चे किसे कह रहे हो, मेरी उम्र और क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते और तुम यहाँ जिस जीमा को ढूंढते हुए आए हो वो अभी घर पे नहीं है और तुम्हें जो भी जानना है मुझसे जान सकते हो और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब आगे वे लोग जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें एक भारी भरकम बंदा दिखता है, जिसके बारे में बिल होंग उसे बताता है कि इसका नाम टाइगर नाइट ट्रैवलर है, जिसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ की पावर है। यहीं पे आगे वो एक विमेन के बारे में बताता है, इसके पास प्लांट ग्रो करने की पावर होती है और उसके ग्रो किए हुए प्लांट से वे लोग मेडिसिनल सूप बनाते हैं। मीन्स के वहाँ पे इस तरह के और भी कई सारे लोग होते हैं जिनमें सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। अब आगे बिल होंग उसे एक कमरे में ले जाता है और उसके सारे सवालों का जवाब एक प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाने लगता है। अब ये पॉइंट काफी ज्यादा मेन है इस पूरी सीरीज का, इसीलिए आप इसे गौर से देखना। आगे वो उसे बताना शुरू करता है कि इस अर्थ में मंकीज ही ऐसी स्पीसीज थी जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया एशियन टाइम से ही और आज वो ह्यूमन फॉर्म में हैं। लेकिन ये जेनेटिक इवोल्यूशन जारी ही रहा और कुछ ह्यूमंस में ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनमें एक स्पेसिफिक सुपर नेचुरल पावर आ गई,
और जिन ह्यूमंस में ये जेनेटिक इवोल्यूशन जारी रहा उन्हें हम नाइट एक्सप्लोरर यानी कि नाइट ट्रैवलर कहते हैं। और जो भी नाइट ट्रैवलर होता है वो हमारे इस रेंजर लीग से जुड़ा हुआ होता है। आगे वो ह्यूमंस में किस तरह से डीएनए का स्पेसिफिक परिवर्तन होता है इसके बारे में बताता है, जिसके कारण उनमें एक खास तरह की स्पेसिफिक स्पिरिट आ जाती है। यहाँ वो हुआंग के बारे में बताता है कि तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट आई है वो किसी मंकी की है। अब इस बात पे हुआंग हंसने लगता है और उसे कहता है कि मेरा सरनेम हुआ यानी कि मंकी है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि मेरे अंदर किसी मंकी की स्पिरिट आ गई है जिसके कारण मुझे ये सारी सुपरनेचुरल पावर्स मिली हैं। आगे वो बताना कंटिन्यू करता है कि ये जो नाइट ट्रैवलर्स होते हैं इनमें कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। जो बुरे होते हैं उन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है और वो एक ईवल नाइट ट्रैवलर होते हैं और इन सब में अलग अलग तरह की सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। किसी में अच्छे मार्शल आर्ट्स की पावर होती है तो किसी में दूसरों को मैनिपुलेट करके वश में करने की पावर होती है, किसी में हीलिंग की पावर होती है तो किसी में पोशन बनाने की पावर होती है। और ये टोटल 10 रेंजर्स होते हैं जो कि हमेशा ईवल और पावरफुल डेमन से फाइट करते हैं और इन्हें ही रेंजर लीग कहा जाता है जो कि हम हैं। रेंजर्स हमेशा न्याय का साथ देते हैं और ईवल को मिटाते हैं। कि तभी हम आगे देखते हैं कि हुयांग के नाक से पर्पल रंग का ब्लड आने लगता है, जिसे देख के बिलहोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जबरदस्ती किसी ने कुछ खिलाया है। अब ये सुनते ही हुयांग अपने साथ पूरी घटी हुई घटना को बता देता है कि किस तरह से आधी रात में एक लड़की उसके कमरे में आई और उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया और मुझे कुछ अजीब सी चीज खिला दी है और तभी से ही मेरे अंदर सुपरनेचुरल पावर्स आ गई हैं और मेरे साथ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। साथ ही मेरी तो एक पूंछ भी निकल आई है। जिस पे बिलहोंग उसे बताता है कि जिसने वो चीज तुम्हें खिलाई है वो हुआ फैमिली से है और उस लड़की का नाम शिंजो है और वो भी एक नाइट एक्सप्लोरर है और ये हुआ फैमिली वाले नाइट एक्सप्लोरर्स में से काफी ज्यादा फेमस है। और जबकि उस शिंजो ने तुम्हें वो चीज खिला दी है जिसने तुम्हारी शक्तियों को अवेकन कर दिया है, इसीलिए अभी देर नहीं हुई तुम्हें हमारे जीनियस डॉक्टर जांग के पास ले जाना होगा। अब अगले सीन में हम डॉक्टर जांग को देखते हैं जो हुयांग को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ हुयांग उनसे हैरानी से पूछ रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, जिसपे डॉक्टर जांग उसे बताते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे अंदर मंकी की स्पिरिट आई है जो बाकी के नाइट ट्रैवलर में से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से सभी तुमसे जलन करेंगे क्योंकि नाइट एक्सप्लोरर में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन मंकी स्पिरिट की ही होती है। जिसपे आगे बिलहोंग उसे बताता है कि ये काफी रेयर है और ये इतनी रेयर है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही लोगों को ये स्पिरिट अब तक मिली है। यही कारण है कि हुआ फैमिली तुमसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई और उन्होंने तुम्हारी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया है। जिसपे हुआंग उससे कहता है कि मुझे ये रेयर स्पिरिट नहीं चाहिए, उस लड़की ने जो चीज मुझे खिलाई है बस मुझे तुम लोग उससे छुटकारा दिला दो। जिसपे डॉक्टर जांग कहते हैं कि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे अंदर से वो मैजिकल पिल निकाल ली जाए, तो मुझे डर है ये तुम्हारे ब्लड फ्लो को रिवर्स कर देगा, जिससे तुम्हारे अंदर की ब्लड मेरिडियंस ब्लास्ट हो सकती है और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। आगे डॉक्टर जांग बताते हैं कि मंकी स्पिरिट काफी रेयर होती है इस वर्ल्ड में क्योंकि इस ब्लड लाइन के अलग ही जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। जिसपे हुयांग के ये पूछने पर कि क्या जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, डॉक्टर उसे बताता है कि ये ब्लड लाइन 28 साल की उम्र से पहले ही अवेकन किए जाने चाहिए, वरना उसकी ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाएगी और उसकी मौत भी हो सकती है। अब ये सुन के हुआंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो इसी साल 28 वर्ष का हुआ है। आगे डॉक्टर जांग उसे कहते हैं कि तुम्हें तो उस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वक्त रहते उसने तुम्हारी ब्लड लाइन को अवेक कर दिया है, जिससे तुम्हारी मौत होने से बच गई है। अब डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब जबकि तुमने अपनी ब्लड लाइन अवेक कर ली है तो ये अब तुम पे निर्भर करता है कि तुम अच्छाई की राह चुनो या बुराई की। जिसपे हुयांग उसे कहता है कि मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही डॉक्टर एक हाइब्रिड प्लांट ले आते हैं। आगे वो इसके बारे में बताते हैं कि ये प्लांट एनिमल और प्लांट की हाइब्रिड स्पीसीज में से एक है और ये काफी रेयर है और इसी प्लांट से वो पिल बनाई गई है और अगर तुम इसे कंज्यूम कर लेते हो तो ये तुम्हारे अंदर के उस पॉइजन को मारने में मदद करेगा। अब ये सुनते ही तुरंत ही हुआंग उस प्लांट को निकलने वाला ही होता है, जिसपे डॉक्टर उसे रोकते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि ये हाइब्रिड प्लांट चिमिंगो कहलाता है जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं। इन्हें तुम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसे कंज्यूम करने से पहले तुम्हें वाटर में सोक करना पड़ेगा। अब आगे डॉक्टर जांग उस प्लांट से कुछ कहते हैं जिससे वो प्लांट अपने आप को खुजाती है और उस पानी में सोक कर लेती है। अब ये डिवाइन वाटर जैसे ही हुयांग पीने वाला होता है वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वही डिमोनिक गर्ल दासमा वहाँ पे आ जाती है और ये उसी चिमिंगो प्लांट को लेने के लिए ही वहाँ पे आई थी। जिसपे डॉक्टर जांग उन्हें धमकी देते हैं कि तुम जैसे क्रिमिनल के हाथों में मैं कभी ये चिमिंगो प्लांट नहीं जाने दूंगा। जिससे दासमा जो होती है वो फोर्सफुली उस प्लांट को लेने के लिए अपने आदमियों को आगे भेजती है। अब उनके आदमियों को रोकने के लिए यहाँ टाइगर जो होता है वो उन सभी पे अटैक करता है और उसे कुत्तों की तरह पीटने लगता है कि इतने में हम दासमा को देखते हैं जिसकी ऑक्टोपस की स्पिरिट होती है और वो अपने टेंटिकल्स का यूज करके उस टाइगर को रोकती है।
अब यहाँ थोड़ी ही देर में वे लोग तबाही मचा देते हैं और सारी चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं। अब काफी देर तक वहाँ पे फाइट चलती है और हम आखिरकार देखते हैं वो जो चिमिंगू प्लांट होता है वो उस डिमोनिक गर्ल दासमा के हाथों लग जाता है, लेकिन वो हाइब्रिड प्लांट उसके हाथों में काट के वहाँ से भाग जाती है, जिससे पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैलने ही वाली होती है कि दासमा अपने हाथों को कट कर लेती है, लेकिन फिर से उसके हाथ रीजनरेट हो जाते हैं। अब देखते देखते वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है और उसी प्लांट को लेने के लिए भगदड़ मच जाती है। लेकिन इसी भगदड़ में हम देखते हैं कि वो जो चिमुंगू प्लांट होता है वो हुयांग के मुंह से होता हुआ उसके पेट में चला जाता है, जिसपे सभी लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि अब क्या होगा। कि इतने में डॉक्टर जांग बताते हैं कि जो चिमुंगू होता है वो अपने आप को किसी भी आकार में ढाल सकता है, वो किसी भी स्मॉलेस्ट होल से भी अपने आप को निकाल सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग हुयांग के पीछे पड़ जाते हैं। इतने में वो लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं और आगे जाके 2 के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कि इतने में वो जो दासमा होती है वो यहाँ पे हुयांग और टाइगर का पीछा करने लगती है, लेकिन ये दोनों एक डेड एंड पे रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक दीवार आ जाती है। अब आगे दिखाया जाता है हमें डॉक्टर जांग को, जो कि उनका रास्ता रोकने के लिए एक छोटे से मर्तबान को काफी बड़े आकार का बना देते हैं, जिससे हजारों की तादाद में वहाँ पे मधुमक्खियां निकलती हैं और उन सभी को काटने लगती हैं। अब उन सबसे बचते हुए ये लोग भागने लगते हैं, जहाँ पे वापस से सीन शिफ्ट होते हुए हुयांग पे पहुँचता है और दासमा उसे रोकने के लिए टाइगर पे अटैक करती है। अब यहाँ पे टाइगर को वो लोग मारने वाले होते हैं कि यह बीच बचाव में हुयांग सामने आ जाता है। कि अब एकाएक देखते ही हुयांग की शक्तियाँ फिर से एक्टिवेट हो जाती है उस चिमुंगू प्लांट के खाने से, और वो वहाँ पे आग की तरह तपने लगता है। आगे वो उन सभी को रोकने के लिए उनसे फाइट करने लगता है और उस दासमा को एक ही पंच में गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गुहान अब वहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उस प्लांट का पूरा जहर उसकी बॉडी में फैल चुका था। आगे दासमा से उसका आदमी पूछता है कि इस लड़के ने वो प्लांट खा लिया है, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए, जिसमें दासमा उन दोनों को ट्रक में लोड करते हुए ले जाती है, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि आगे क्या करना है। अब आगे दासमा अपने आदमियों को बताती है कि वो चिमुंगू प्लांट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, मीन्स कि उस प्लांट का ना तो वाटर ना ही फायर कुछ बिगाड़ सकती है, वो उसके पेट में एज इट इज रहेगी, और अगर हम उसे किसी जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो वापस से वो प्लांट फिर से ग्रो करने लगेगी। जिस पे उसका आदमी कहने लगता है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द इस लड़के को जिंदा दफना देना चाहिए। जिस पे दासमा उसे बताती है कि इतने स्टूपिड भी मत बनो, क्योंकि इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, क्योंकि उस प्लांट को वापस से ग्रो करने के लिए 7 दिन से भी ज्यादा का समय लगता है, तभी वो प्लांट अपने आप को रीजनरेट कर पाएगी। अब उस प्लांट को वापस से रीजनरेट करने के लिए वे सभी लोग हुयांग को यहाँ पे जिंदा दफना देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हुयांग के अंदर अब मंकी स्पिरिट है और वो किसी भी हडल से बच के वापस आ सकता है। ये सिर्फ उसके लिए एक चुटकी बजाने जितना आसान है। आगे वे लोग हुयांग को गार्ड तो देते हैं और उसकी पहरादारी के लिए एक बंदे को वहाँ तैनात कर देते हैं। अब आगे यहाँ पे रात हो जाती है और हम हुयांग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे सिंसो और डॉक्टर जांग की बातें उसे याद आने लगती है कि उसके अंदर एक मंकी की स्पिरिट है जो कि नाइट एक्सप्लोरर में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन होती है जिसका यूज करके वो इवन अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है और हेवन एंड अर्थ के अगेंस्ट भी जा सकता है। और देखते ही देखते यहाँ गुहान की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक मंकी वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और आगे वो उस जमीन को चीरते हुए बाहर निकलता है, और अब उसके अंदर से एक एक्सट्रीम ऑरा रिलीज होती है जिससे वो उस बंदे को एक ही सेकंड में मार गिराता है, और इस तरह से धोबी पछाड़ जैसे उसे कूटता है कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब आगे हुआंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब भी उसका कोई पीछा कर रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि जीमा ही होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ हुआंग उस फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाला होता है, एक इनविजिबल वॉल उसे रोक देती है, जिससे टकराते ही इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। आगे हम जीमा को देखते हैं जो एक स्पेशल फॉर्मेशन बना के हुआंग को वहाँ पे कैद कर लेता है, और आगे वो कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है और हुआंग को शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। अब आगे जीमा उसे एक गुफा में ले जाता है जहाँ पे हुआंग को होश आता है, और वो उसे पूछने लगता है कि वो अभी कहाँ पे है और आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे वो बताता है कि डॉक्टर और बेलहोंग ने मुझे तुम्हें बचाने को कहा था, लेकिन चिंता मत करो, वे सभी भी उस डिमन गर्ल से सेफ हैं। आगे वो उसे कहता है कि वे लोग तुम्हें जिंदा इसलिए दफन कर रहे थे क्योंकि उन्हें उसी टीमिंग प्लांट की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारी ब्लड लाइन काफी रेयर है क्योंकि उस टीमिंग प्लांट को निगलने के बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा हो, और उसकी पॉइजन तुम्हारे शरीर में नहीं फैली है क्योंकि तुमने उस वीड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। आगे वो कहता है लेकिन तुम्हारी शक्तियों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि इस ब्लड लाइन के एक्टिवेट होने से पहले क्या तुम्हें किसी प्रकार के कुछ सपने आते थे, जिस पे हुआंग उसे बताता है कि एक्टिवेशन से पहले उसे मंकीज के सपने आते थे, जिस पे जीमा कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी स्टोन मंकी स्पिरिट है
जिसे सुन के हुयांग उसे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मैं तो बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताना चाहता था। जिस पे जीमा उसे कहता है कि अब इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम ऑलरेडी एक नाइट ट्रैवलर बन चुके हो। अब ये स्टोन मंकी स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जेनेटिक्स में से एक होता है, लेकिन इसमें ये डिसेबिलिटी होती है कि ये लोग अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन होने के बावजूद भी उन्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए 5 एलिमेंट्स के तत्वों को अपने वश में करना होगा, तभी तुम्हारे अंदर की स्पिरिट सरवाइव कर पाएगी। और ये 5 एलिमेंट वाले तत्व होते हैं वाटर, गोल्ड, वुड, फायर और अर्थ होते हैं। जिस पे हुयांग के ये पूछने पर क्या सभी नाइट ट्रैवलर्स की इसी तरह की स्पिरिट्स होती हैं, जिसमें जिमा बताता है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ही ब्लड लाइन काफी रेयर है और ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पाई जाती है, जो कि ग्रेट पावर के साथ साथ एक डिसेबिलिटी भी अपने साथ रखती है। साइंटिफिक वे में कहे तो तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए इन 5 एलिमेंट्स पे काबू करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो काफी यंग एज में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने में अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास ग्रेट पावर्स आएंगे जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, रेंजर लीग तुम्हारे पूरा साथ देगी इसमें, इसीलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे रेंजर लीग को ज्वाइन करोगे। जिसपे हुयांग उससे कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, जिसमें जीमा ये कहती है कि ठीक है, तुम्हें सारे जवाब मिल जाए तो तुम हमारे पास आ जाना। वहाँ से चला जाता है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें वापस से उसी डेमन गर्ल दास्मा को दिखाया जाता है, जो कि उसी जगह पे गई थी जहाँ पे उसने हुयांग को दफन किया था। हुयांग तो वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन उसका आदमी वहाँ पे अधमरा पड़ा होता है, जिसे वे लोग जगाते हैं और हुयांग का पता पूछते हैं। अब उस बंदे के ये बताने पर कि वो लड़का तो यहाँ से भाग गया क्योंकि उसकी काफी ज्यादा रेयर काइंड ऑफ स्पिरिट थी। जिसपे दास्मा उसे यूजलेस कहते हुए एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि तुमसे एक लड़के को भी नहीं संभाला गया। जिसपे वो बंदा कहता है कि उसे एक अंतिम चांस और चाहिए, जैसे वो हुयांग को अगली बार देखेगा उसे मार डालेगा। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें हुयांग को दिखाया जाता है, जो कि बैठे बैठे इसी विषय के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त उसे हड़बड़ाहट में कहता है कि तुम अपने घर मत आना, यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। और इतना कहते ही फोन कट होता है, जिसपे कई बार हुयांग के कॉल करने पर कोई रिसीव नहीं करता और इससे हुयांग की बेचैनी बढ़ जाती है और वो खतरा होने के बावजूद भी अपने घर वापस जाता है। लेकिन जैसे ही वो चोरी छुपे बालकनी के थ्रू वहाँ पे देखता है तो उसे अपना घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आता है। अब आगे वो चुपके से अंदर जाता है और ये देख के शौक रह जाता है कि उसका वही दोस्त वहाँ पे मरा पड़ा है। यहाँ पे वो काफी इमोशनल हो जाता है और अपने दोस्त के साथ बिताए हुए इमोशनल लम्हों को याद करने लगता है कि तभी वहाँ पे दास्मा का एक बंदा आ धमकता है, जो कि अचानक से हुयांग पे अटैक कर देता है और यहाँ पे उनकी फाइट शुरू हो जाती है। और ये वही सीन होता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब वो बंदा यहाँ उसे बताता है कि किस तरह से उन लोगों ने उसके दोस्त को मारा। यहाँ पे हमें 1 घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हुयांग का दोस्त लिन दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है कि तभी दास्मा वहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे लिन की कुटाई करने लगती है और उसे फोर्सफुली कहती है कि वो किसी भी हाल में हुयांग को यहाँ पे बुलाए। लेकिन लिन जो होता है वो फोन पे हुयांग को यहाँ आने से मना करता है। ये सुनते ही दास्मा को गुस्सा आ जाता है और वो लिन को वहीं पे जान से मार डालती है। अब जैसे ही हुयांग ये सुनता है कि उसके दोस्त ने उसकी वजह से अपनी जान दे दी है, यहाँ पे उसकी मंकी स्पिरिट वापस से एक्टिवेट हो जाती है, जो कि उस बंदे को जिसका नाम हैमर है उसे लगातार कूटने लगती है। और वहीं वो दूसरा आदमी हैमर भी नाइट ट्रैवलर होता है, जिसकी एक चूहे और फॉक्स की स्पिरिट होती है। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच आइकॉनिक फाइट को देखते हैं, जहाँ पे हर हाल में जो हुयांग होता है वो उस बंदे पे भारी पड़ रहा होता है। वो इसे इतना मारता है और अंततः एक सलिए को उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब इधर मंकी स्पिरिट के अवेकन होने के बाद यहाँ जो हुयांग होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है कि तभी वहाँ पे दास्मा भी पहुंच जाती है और उसका एक जो मोटा बंदा होता है वो अपनी कुल्हाड़ी से हुयांग पे अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक उड़ती हुई शॉट इस अटैक को रोक लेती है, जो कि एक ओल्ड मास्टर ने हुयांग को बचाने के लिए एक्टिवेट की थी। अब आगे वो ओल्ड मास्टर उस मोटे बंदे से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पे अटैक करने की, जिसपे वो मोटा बंदा उसकी धमकी को नहीं सुनता और फिर से हुयांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ओल्ड मास्टर एक फायर फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, जिससे वे लोग वहीं पे रुक जाते हैं। अब आगे ओल्ड मास्टर उन्हें धमकी देते हैं कि या तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ो या तो फिर यहाँ पे मरो। इस पे दास्मा उससे पूछती है कि क्या आप रेंजर लीग के साउथ वेस्ट एरिया से हैं। अब जैसे ही ओल्ड मास्टर इस बात का जवाब हाँ में देता है, उन सभी के छक्के छूट जाते हैं। जिस पे दास्मा कहती है कि यह हमारी इविल कल्ट का मामला है, जिसमें साउथ वेस्ट रेंजर लीग को दखल नहीं देना चाहिए। अब इतना कहते ही वो ओल्ड मास्टर पे पीछे से एक स्नेक से अटैक करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर उस स्नेक की मुंडी उड़ा देता है। अब आगे यहाँ इनकी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर की शॉर्ट की स्पिरिट है, जिसका वो यूज दास्मा के दोनों बंदों पे करते हैं। दूसरी तरफ जीवा यहाँ पे हुयांग को हील करने की कोशिश करने लगता है,
कि इतने में जो दासमा होती है वो उस ओल्ड मास्टर पे पीछे से अटैक करती है, लेकिन दासमा भी यहाँ पे उनकी इस शॉर्ट टेक्निक के सामने टिक नहीं पाती। इसीलिए ओल्ड मास्टर से फाइट करने के लिए वही लोग अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट करते हैं, जहाँ मोटे बंदे के पास सुअर की स्पिरिट होती है। अब आगे वो जैसे ही यहाँ सुअर में ट्रांसफॉर्म होता है और ओल्ड मास्टर पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, तभी जीमा अपने तलिस्मान से उस सुअर पे अटैक करता है कि तभी वो दूसरा बंदा यहाँ पे ओल्ड मास्टर पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन ओल्ड मास्टर के शॉर्ट टेक्निक से वो तुरंत ही मारा जाता है। ये देख के कि उसके दोनों आदमी अब अधमरे पड़े हैं, दासमा अपने ऑक्टोपस स्पिरिट को एक्टिवेट करती है और अपने सारे टेंटिकल से एक ही बार में ओल्ड मास्टर पे अटैक करती है। लेकिन ओल्ड मास्टर की शॉर्ट टेक्निक तो वाकई कमाल की होती है, जो दासमा के सारे टेंटिकल्स को एक ही बार में कट कर देती है। अब आगे दासमा भी ये समझ जाती है कि वो उस ओल्ड मास्टर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो मैदान छोड़कर दुम दबा के भाग भी जाते हैं, जिसके कारण दासमा भी वहाँ पे एक फायर एक्सप्लोजन करती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ मास्टर भी नहीं रुकते और वो उसके पीछे चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हुयांग यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए जीमा को थैंक्स कह रहा होता है, जिसपे जीमा उसे कहता है कि हर एक नेट ट्रैवलर को प्रोटेक्ट करना उनके रेंजर लीग की जिम्मेदारी है। अब आगे हुयांग की कंडीशन खराब होती है और उसकी टेल भी अब काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी थी, जिसपे जीमा उसे हील करने के लिए उसके हाथ को आगे करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि जब से तुम्हारी ब्लड लाइन एक्टिवेट हुई है तब से राइट टाइम पे गाइडेंस ना मिलने के कारण इसमें काफी डिस्टर्बेंस है, इसलिए इसे बैलेंस करना पड़ेगा वरना तुम्हें और डैमेज हो सकता है। आगे जीमा उसकी ब्लड लाइन में हो रही डिस्टर्बेंस को हील करने लगता है और इसे कहता है कि जब भी तुम्हें इस तरह का फील हो तुम इसी तरह की मेडिटेट एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे हुयांग इसी मेडिटेशन मैजिक का यूज करने लगता है, जिसे देख के जीमा उसे कहता है कि इस मेडिटेशन मैजिक को सीखने के लिए उसे 1 साल लग गए थे और तुमने आधे घंटे में इसे प्रॉपरली सीख लिया है, तो वाकई में तुम्हारी ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल और रेयर है और तुम्हारी इसी ब्लड लाइन के कारण वो इविल कल्ट वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं। आगे वो उनके बारे में बताना शुरू करता है कि वे लोग अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो मात्र कुछ ही सालों में एक्टिवेट हुए हैं और उन्होंने अब तक के सारे क्राइम्स कर लिए हैं और मुझे डर है कि वे लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान करने की सोच रहे हैं और हमारी जो रेंजर लीग है वो इन्हीं इविल कल्ट के ग्रुप वाले से फाइट करती है ताकि दुनिया में शांति बनाए रखे और इस तरह के क्राइम और ज्यादा होने से रोक सके। आगे वो अपने टीचर यानी उसी ओल्ड मास्टर वांग चौक के बारे में बताने लगता है कि वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि इस कल्ट के जैसे और भी लोग उनके सामने आ जाए तब भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब आगे वे दोनों वहाँ से अपने रेंजर लीग के हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल पड़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि अब भी हुआ फैमिली की जो शिंजो होती है वो हुयांग पे नजर रखे हुए है। अब आगे जैसे ही वे दोनों हेडक्वार्टर पहुँचते हैं वहाँ पता चलता है कि उनके जो ओल्ड मास्टर है वो अब तक वापस नहीं आए हैं, जो दासमा का पीछा करने के लिए गए थे। जिसपे बेलहांग उन्हें बताता है कि वो उस दासमा को तो चेस कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कोई घात लगाकर इंतजार कर रहा था, वो प्रियस थे और ओल्ड मास्टर के उस प्रियस के साथ फाइट हुई जिसमें वो हार गए। साथ ही उन्हें एक प्रकार का काफी जहरीला पॉइजन दिया गया है जिसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर ज़ांग कर रहे हैं। अब यहाँ जीमा सोचने लगता है कि आखिर इस इवल कल्ट वालों ने राइट किंग प्रियस को वापस से फिर से जिंदा कर लिया है, वो भी इस लेवल तक कि वो किसी को इतना ज्यादा पॉइजन कर ले जिसका बच पाना मुश्किल हो। और अब ओल्ड मास्टर की काफी बुरी सिचुएशन है, ये बताते बताते बेलहांग रो देता है। आगे वो बताता है कि रेड किंग पीरियस के पहले दिए गए पॉइजन से तो हमारे ओल्ड मास्टर बच गए क्योंकि उन्होंने पॉइजन को अपने हाथ तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन उस इवल कल के बंदों ने उन्हें फोर्स किया और कुछ चिल्ड्रंस को बंदी बना लिया और उन्हें होस्टेज चिल्ड्रंस को बचाने के लिए मास्टर को उसके दोबारा पॉइजन को सहना पड़ा और दूसरी बार के हुए अटैक के कारण वो उस पॉइजन को अपने हाथ तक पहुंचने से नहीं रोक पाए, इसीलिए अब ओल्ड मास्टर कोमा में चले गए हैं और अब डॉक्टर ज़ांग का कहना है कि वो वापस नहीं उठेंगे। बाकी वे सभी ओल्ड मास्टर के पास पहुंचते हैं जहां पे डॉक्टर ज़ांग ऑलरेडी उनका एक्वापंचर से इलाज कर रहे होते हैं, जिस पे जीमा यहाँ सभी को शांत रहने को कहता है ताकि कोई भी डॉक्टर ज़ांग को डिस्टर्ब न कर सके। अब आगे डॉक्टर ज़ांग उनसे कहते हैं कि मैंने नीडल के जरिए इनके अंदर के जहर के तो निकालने की कोशिश की है, लेकिन अब ये ओल्ड मास्टर के ऊपर है कि वो अपने इस अंदर के पॉइजन से किस तरह से फाइट करेंगे। जिसपे सभी लोग यहाँ डॉक्टर ज़ांग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो उन्हें बताए, क्योंकि ओल्ड मास्टर ने उनके लिए काफी कुछ किया है और उन्हें बचाने के लिए वो एंटीडोट को किसी भी हाल में ले आएंगे। जिसपे डॉक्टर ज़ांग उन सभी से कहते हैं कि तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, और मैं जब यंग था तो मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी, तभी मैंने अपने एक सीनियर से सुन रखा था कि इस पॉइजन का बस एक ही एंटीडोट है जिसे अर्थ स्पिरिट ऑर्ब कहते हैं। ये ऑर्ब हेवन और अर्थ के ऑरा से पैदा हुआ है और किसी भी तरह के पॉइजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसी तरह के अगर एक ऑर्ब को भी तुम यहाँ पे ले आओ तो वो किसी भी तरह के मरते आदमी को वापस से जिंदा कर सकता है। जिसपे होयांग के पूछने पर कि ये ऑर्ब हमें कहाँ मिलेगा, डॉक्टर ज़ांग उसे बताते हैं कि ये ऑर्ब 70 साल पहले देखा गया था, लेकिन जितना कि मुझे पता है बस एक ही व्यक्ति इसका पता जानता है।
और उस ऑर्ब का पता ढूंढने के लिए तुम्हें उस स्ट्रेंजर को ढूंढना होगा। लेकिन याद रखो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम जितना ज्यादा लेट करोगे मास्टर को उतनी ही सफरिंग सहनी पड़ेगी। कि तभी हम जीमा को देखते हैं जो कि किसी को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि उसे किसी भी हाल में अर्थ स्प्लिट ऑर्ब के बारे में जानकारी चाहिए। अब आगे वे लोग उसी आदमी का पता ढूंढने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ के मालिक को इसके बारे में कुछ पता होता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। इस पे जीमा उसे एक खास तरह का पिल देता है। तो फिर वो इस पिल को लेते ही बताना शुरू करता है कि 70 साल पहले उसने एक बार एक आदमी के बारे में सुन रखा था जिसके पास उस स्पिरिट ऑर्ब का पता था। वो भी एक नाइट एक्सप्लोरर था जिसका नाम कप्पा मलम होता है और उस बंदे के पास यागो के स्पिरिट हुआ करते थे, इसीलिए सभी उसे यागो कहते थे। और वही एक लास्ट बंदा था जो कि अर्थ ऑर्ब्स को खोज रहा था और कहते हैं कि उस ऑर्ब को ढूंढने के लिए वो सीक्रेट रिल्म में भी जा चुका था। तो तुम लोगों को अगर उस ऑर्ब को ढूंढना है तो तुम्हें उसी सीक्रेट रिल्म से शुरुआत करनी होगी। जिसपे हुयांग के ये पूछने पे कि हमें वो सीक्रेट रिल्म कहाँ मिलेगा, जिसपे वो बंदा उन्हें बताता है कि ये एक ऐसा रिल्म है जिसे सिर्फ लेजेंडरी ही ढूंढ सकते हैं। अब इस बात से जीमा को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे से पूछने लगता है कि सीधा सीधा बताओ कहना क्या चाहते हो और हमें इस तरह से डोमिनेट करना बंद करो। जिसपे वो बंदा उसे कहने लगता है कि मुझ पे गुस्सा क्यों करते हो, मैंने तो सिर्फ वही जानकारी तुम्हें बताई है जो कि मेरे पास थी। आगे वो कहता है कि मेरे पास एक मैजिशियन है जो तुम्हें सीक्रेट रिल्म तक पहुंचा सकता है। आगे वो उस मैजिशियन का एड्रेस देता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। अब यहाँ बेल हॉन्ग जब उस एड्रेस को पढ़ता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि वो जगह दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेसेस में से एक होती है। और इससे पहले कि वो उस डेंजरस प्लेस के बारे में और कुछ बताता, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश किया जाता है। गाइस, आप लोगों को ये कॉम्बो एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नए अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।